जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 5 नवंबर शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 204 दिन बाकी है, या ये कहे 7 महीने से कम समय बाकी है, या ये कहे 6 महीने से थोड़ा ही ज़्यादा समय बाकी है। तो जो लोग अभी भी सुस्ती में हैं, भाई सुधर जाओ, वरना कल्याण हो नहीं सकता। खैर, ये जो अपनी डेली ऑडियो नोट्स हैं, इसकी कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। महीने का पूरा माल पीडीएफ के रूप में अगले महीने की 10 तारीख तक अपलोड हो जाएगा। ये वाले महीने का भी, मतलब अक्टूबर में हमने 1 से 31 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है उसकी भी फाइनल फाइल बन चुकी है। अब आखिरी उसका प्रूफ रीडिंग, स्पेल चेक, इमेज एडिशन वो सब हो रहा है, वो भी 10 तारीख तक में अक्टूबर की भी मंथली पीडीएफ फाइल आ जाएगी। सो नीड नॉट वरी। तो देखते हैं पेज 1। दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और वो पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है। वही सारे मुद्दे वापस रिपीट हो रहे हैं। जो लोग बिल्कुल परिचित नहीं हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं तो इसको नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ पढ़ के मेरे को सारे मुद्दे पता है कि वो चावल के कटाई के बाद अब उनको गेहूं लगाने हैं, इसलिए ये पराली जलाते हैं। उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। उसके लिए अलग अलग मशीन यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल है जिससे वो पूरा डिज़ोल्व हो जाए और उसमें से खाद बन जाए, ऐसा बना सकते हैं। बजट में ये कहा गया कि ये सब पराली है, उसमें से बायोचार यानी कोयले बनाकर थर्मल पावर प्लांट में डालेंगे और उससे बिजली पैदा करेंगे, वगैरह वगैरह। तो वो सब कई बार देख चुके, इसमें नया कुछ नहीं। दूसरा कुछ मामला चल रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ। इसका काम क्या है? फैक्ट्री का मजदूर है, उसकी सैलरी का कुछ पैसा कटेगा, सामने उसका मालिक भी अपने पॉकेट से कुछ पैसा देगा, और ये सारा पैसा ईपीएफओ में जाएगा, जो शेयर बाज़ार में, बॉन्ड बाज़ार में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा। और सामने ये जो एम्प्लॉई है उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। प्रोविडेंट फंड आप सोच सकते हैं कि वो एक जात की लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है। और दूसरा उसको मिलेगा रिटायरमेंट पर पेंशन। पेंशन होता है कि हर महीने आपको कुछ 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 पैसा मिले। तो एज अ वर्कर आप जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें से कितना हिस्सा पेंशन के इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और किसी तारीख को कुछ नियम बदले होंगे, उसके बाद आपको बहुत और मज़े लेने थे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करना है। इसके सब टेक्निकल नियम 2014 में कुछ चेंज किए गए थे। अब वो क्या थे हम अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे। दो बातें हो सकती, या तो इंडियन एक्सप्रेस उसकी एक्सप्लेन सीरीज बनाएगा तो दिमाग खर्च करेंगे खुद से इसमें। मतलब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इतना जटिल उसके जो टेक्निकल नियम कि 2014 में ये था और 15,000 की सैलरी के ऊपर था उसको इतने परसेंटेज एक्स्ट्रा देना, वो कुछ भाई पुराने पेपर देख भी लिया करो, आईएएस एग्जाम में इतना जटिल भी नहीं पूछते वो। तीसरा मुद्दा है कि सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देती है, आपने उसके लिए लोन लिया है तो इनकम टैक्स में आपको माफ़ी देती है। ये सब के चलते बिजली के वाहन 2016 में मान लीजिए आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, तो अब उसमें 25% सस्ते में आपको मिल जाता है। ऐसा डेटा, ये भी कुछ बहुत ठीक है, एक लाइन में जान लिया। उसके बाद पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ काम का नहीं, या तो इलेक्शन से जुड़े समाचार हैं या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट है। पेज 8 से चलते हैं कॉलम, वो इमरान खान पर हत्या की कोशिश, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, काम का नहीं, ऐसे 2 कॉलम है। तीसरा कॉलम फली एस नरीमान जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लिखा है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु निशस्त्रीकरण। हालांकि उन्होंने जो लिखा है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैरायटी के मुद्दे हैं। कुल मिलाकर के अलग अलग धर्मों में कहा गया है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक नरसंहार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वगैरह बातें लिखी हैं, और ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ कहा था। फिर उन्होंने 2 किस्से सुनाए हैं। परमाणु बॉम्ब का आविष्कार किया जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, और उसे अमेरिका की राज्यसभा यानी सेनेट की कमेटी में इंक्वायरी में बुलाया था, और कमेटी ने उसको पूछा कि डॉक्टर, इज़ देयर एनी डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार के खिलाफ कोई रक्षा कवच है कि नहीं? तो ओपनहाइमर ने जवाब दिया कि हाँ है ना, शांति। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना है तो क्या उसके सामने कुछ काउंटर प्लाज्मा बॉम्ब बना सकते हैं या थैनोस बॉम्ब बना सकते हैं? नहीं, शांति ही उसका निवारण है। उसके बाद यूनेस्को संस्था, उसके आमुख यानी प्रियम्बल में भी एक लिखा गया है कि युद्ध इंसानों के दिमाग में शुरू होते हैं, इसलिए इंसानों के दिमाग में ही शांति की रक्षा कवच बनाने की ज़रूरत है। वॉर्स बिगिन इन द माइंड ऑफ मैन एंड इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तीसरी एक छोटी सी कॉलम है कोई जूली पॉवेल, जो फूड ब्लॉग्स लिखती थी या किताबें लिखती थी, पर अपनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना काम किया नहीं कि उसका देहांत हो गया। पेज 9 पे चलें तो राम माधव
उन्होंने एक कॉलम लिखी है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। वैसे नया जानने को नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि निबंध का कुछ लिखते हैं तो अपने पास डेटा हो, आर्ग्यूमेंट्स रेडी हो। वो ऐसा कि 1999 में दुनिया की आबादी 6 बिलियन थी। इस साल 2022 15 नवंबर को दुनिया की आबादी बढ़ के 8 बिलियन हो जाएगी। 2050 तक पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा, कि जहां अपनी आबादी 1.65 बिलियन होगी और चीन भी हमसे पिछड़ा रह जाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि ये अच्छी बात है। उनका ये कहना है कि ऑन एन एवरेज जितने नए लोग पैदा होते हैं, उसने जितना खाना खाया, बिजली खपत की, उसके मुकाबले वो प्रोडक्शन तो कई गुना ज़्यादा कर ही रहा है। तो यानी अगर गरीब देशों में ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और उसको हम इस्तेमाल करें तो वही सब डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश की सब बात की, नौजवान और प्रोडक्शन करेगा, जीडीपी बढ़ेगा वगैरह। लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जितने भी नए लोग पैदा हो रहे हैं वो सब गांधी जी के विचारों पर हम तो बहुत ही पर्यावरण का सम्मान करेंगे ऐसा तो है नहीं। उन सबको अमेरिका जैसा रहना है कि 24 घंटे एसी चालू हो, 5 जात के टीवी, फ्रिज, मोबाइल, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स सब चाहिए। तो ये सब जो चाहिए उसके लिए जितना मेटल, मिनरल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, प्लास्टिक, ऑयल, वो इतना सारा हमें चाहिए कि अगर हर आदमी अमेरिका जैसा जीना चाहता है तो हमें एक पृथ्वी के अंदर जितने संसाधन हैं, वाटर, एनर्जी, मिनरल्स, वो काफ़ी नहीं होंगे। हमें 5 पृथ्वियाँ चाहिए, तब जाके उतना होगा कि ये चले। सो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। दूसरा प्रोजेक्शन ये है कि साल 2100 तक दुनिया की 40% आबादी अफ्रीका में रहेगी। और अफ्रीका आप जानते हैं कितनी गरीबी है, सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ते हैं, अलग अलग कबीले, कि सूडान में से साउथ सूडान, और इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे छोटे मोटे देश बनाने के लिए लड़ाई चलती रहती है। और अगर आबादी ऐसे ऐसे बढ़ती रही तो फिर चाहे वो किसी कबीले की आबादी हो, किसी धर्म विशेष की आबादी हो, उसके बाद कुछ लोग उसके जो नेता बन जाते हैं और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों को भड़काना शुरू करते हैं कि हमको तो अलग देश चाहिए। तो फिर ईस्ट टिमोर, साउथ सूडान, कोसोवो और ऐसे कई सारे और जगह जहाँ पर नए नए देश बनाने हैं, सब बोल के लड़ाइयाँ चलते रहती हैं। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ कहा है कि छोटा परिवार रखना वो भी राष्ट्रभक्ति ही है। स्मॉलर फैमिलीज इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। फिर उन्होंने कुछ कोटेशन लिखे हैं जो शायद सीधा यूपीएससी में निबंध पूछने लायक अच्छे अच्छे कोटेशन है। फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे, उनका ये कहना था, जनसांख्यिकी ही आपका नसीब है, डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी। मतलब अगर आपके देश में हट्टे कट्टे, नौजवान, पढ़े लिखे, स्वस्थ दिमाग और शरीर वाले लोग हैं तो आपके देश की तरक्की, प्रॉस्परस डेस्टिनी मुमकिन है, वरना सब कबाड़ी में चला जाए जैसा पाकिस्तान में है। खैर इसको अभी 1200 to 1500 वर्ड्स में लिखना हो तो काफ़ी सब सोच विचार करना पड़े, वो आप करना। दूसरा, गांधी जी का कोटेशन दिया है, प्रकृति हमें मुफ्त में खाना दे सकती है यदि हम अपनी भूख को काबू में रखें। नेचर कैन ऑफर फ्री लंच इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर एपेटाइट। भाई वो वही बात जो मैं आपको शुरू किया, हर एक आदमी को अगर अमेरिकन आदमी जैसा रहना है तो एक पृथ्वी भी नाकाफ़ी है, हमको 5 पृथ्वियाँ चाहिए। खैर तो ये एक कॉलम था। बाकी तीसरा कुछ कॉलम है कर्नाटक के अंदर, वो सब हिंदू मुस्लिम वाली बात। हालांकि यहाँ जाने लायक एक कोटेशन और मिलता है हमें, सुवाक्य। कर्नाटक विधानसभा की बिल्डिंग पर ऐसा लिखा है, भगवान का जो काम है वो सरकार ने करना है, या फिर कि सरकार जो काम कर रही है वो भगवान का काम कर रही है। गवर्नमेंट्स वर्क इज़ गॉड्स वर्क। फिर कुछ बात चले महाकुंभ मेला, जो त्रिवेणी, कावेरी, हेमावती और लक्ष्मणा नदियों के त्रिवेणी संगम पर होने वाली है। अब इसके बारे में और डिटेल्स मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस वाला कुछ लिख देगा, एक्सप्लेन सीरीज, तब देख लेंगे। पेज 10 पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ASTE, जो बेंगलुरु में स्थित है और उसको 50 साल पूरे हुए, ये एयरफोर्स की कोई संस्था है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से रोम में है, वो महंगाई सूचकांक निकालती है, खाद्य महंगाई सूचकांक, फूड प्राइस इंडेक्स। तो खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सस्ती हो रही हैं। इससे भारत को ये फ़ायदा होगा कि हम बाहर से जो एडिबल ऑयल, खाद्य तेल आयात करते हैं, जो बहुत महंगा हो गया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते, वो थोड़ा सस्ता हो जाए तो हमें शांति होगी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की समस्या कम होगी, आयातित महंगाई। क्योंकि आप समझिए बाहर से ये जो भी पाम ऑयल
डालडा घी जो भी हम मंगवाते होंगे, तो अगर वो महंगा हो रहा है तो मैकडोनल्ड का बर्गर भी तो महंगा होगा, समोसा फाफड़ा जलेबी तो महंगी हो सकती है। सो देयरफॉर इट इज़ अ पॉइंट टू कंसिडर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। खैर बाद में चलते हैं तो कुछ एथिक्स के केस स्टडी हैं। केरला के कन्नूर ज़िले में एक गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी पर एक 6 साल का माइग्रेंट वर्कर का कोई गरीब लड़का वो उस पर अपनी पीठ रख के थोड़ा आराम से खड़ा था। गाड़ी का मालिक जैसा है पता नहीं उसको क्या गुस्सा आ गया, तुरंत उसने इतना ज़ोर से उसको मारना शुरू किया कि वो हॉस्पिटल में उसे दाखिल करना पड़ा। द बॉय वॉज अटैक्ड विदाउट एनी प्रोवोकेशन। और फिर इसका वीडियो वायरल हुआ और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया वगैरह। तो ये सब क्या दिखाता है? ये भी एक किस्म का रोड रेज एंड नो कंपेशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन। या तो ये नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ और टशन देख के आदमी इतना वो टैश में आ गया है कि कहीं पर भी मारपीट शुरू कर दे, या पुलिस का खौफ नहीं है लोगों को, या फिर कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इसलिए हमेशा इतने गुस्से में चलते हैं कि कहीं पर भी अपना गुस्सा प्रकट कर देते हैं। चले के बहुत सारे सोचने के मुद्दे। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, केरला से ही है। वहाँ पर कुछ फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिला कलेक्टर जो IAS ऑफिसर होगी दिव्या S अय्यर, वो अपने 3 साल के बेटे को साथ में लाई थी। और जब उसने भाषण दिया तो भी अपने ये 3 साल के बेटे को उसने गोद में रखा होगा और उसने भाषण दिया। इससे वहाँ पर जो कुछ फिल्म अभिनेता और गायक आए थे उन्होंने बाद में फेसबुक पे नाराज़गी प्रकट की कि ऐसा सीरियस सम्मेलन है और आप कलेक्टर रूप में भाषण दे रही हैं तो अकेले खड़े रह के बोलो, नहीं बच्चा गोद में लेकर आप जो बोल रहे हैं। तो ये जो पूरे सीरियसनेस है पूरे इवेंट की, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली गैदरिंग में आए हैं और कोई कुछ कह रहा है। तो मतलब प्रतिष्ठा नहीं दिख रही है इसमें, कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को आपको कम किया है आपने। अब उसके काउंटर में ये जो महिला कलेक्टर था उसका पति ने सोशल मीडिया में सब लिखना शुरू किया कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आई थी तो अपनी 3 महीने की बेटी को लेके आई थी। ये सिर्फ कलेक्टर नहीं है, उसको वो वाइफ भी है, मदर भी है, फ्रेंड भी है, तो ये सारे रोल निभाने हैं और ये सब। और उसका पति का ये भी कहना है कि ये रविवार था और रविवार को मेरी वाइफ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। ये तो बहुत ही प्रेशर डाला जाए ऊपर से और उसे कोई जगह पर समारोह में जाना हो तो फिर वो जाती है, लेकिन फिर अपने बेटे को साथ ले जाती है क्योंकि वो बाकी का हफ्ता तो कलेक्टर का जो काम करती है उसके चलते अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती वगैरह। अब काउंटर में सोशल मीडिया में कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये तो कलेक्टर है तो उसके पास तो वो आया बेबी सीटर वो सब होंगे ना, तो उसके पास रखे बेटा और 2 मिनट जो भाषण देना है तो अकेले खड़े रह के करे, या फिर कि सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए ही ऐसा सब करना है जैसे वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर वो विधानसभा में संसद में या UN में अपने बच्चों को ले जाती है वगैरह। खैर मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD उसके बॉस हैं या आप चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कि सभी IAS के ऊपर टॉप मोस्ट है स्टेट गवर्नमेंट में, और आपको कोई ऐसी शिकायत आती है तब क्या करेंगे? तब सोचो क्या करेंगे। वैसे क्या आपको लगता है ये कोई करप्शन, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, नक्सलवाद, आतंकवाद जितना सीरियस मामला है कि इस पर चीफ सेक्रेटरी ने रिएक्ट करना चाहिए? पहली बात। और दूसरा, क्या ये इतना सीरियस मामला है करप्शन या लेट लतीफ़ी या साइफनिंग ऑफ द पब्लिक फंड्स कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि अब से हमारा ये नियम है कि कलेक्टर जब स्पीच दे रहा है तो उसके गोद में उसका बेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वगैरह? कुछ नहीं, इसका कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे जब दूसरी कोई और कंट्रोवर्सी आएगी। हर चीज़ पे डिसीजन लेना और खेल करना ज़रूरी नहीं है इन द टाइम ऑफ दिस हाइपर एक्टिव सोशल मीडिया। क्योंकि आप सोचो, आप फेवर में लिखोगे तो भी कुछ लोग चढ़ जाएंगे, आप अगेंस्ट में बोलोगे तो भी कुछ लोग चढ़ जाएंगे, और फिर आपका टाइम उन सब चीज़ों को रिएक्ट करने में ही चला जाएगा। तो वो कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। उसके बाद पेज 11 पर रिव्यूज़, तो एक भी मूवी काम की नहीं, सब बेकार मूवी के रिव्यू आए हैं। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो दिल्ली में प्रदूषण, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइमर और आपको कुछ नहीं पता तो भाई ऐसी एक्सप्लेन सीरीज सब पढ़ो। मैं तो इसलिए नहीं पढ़ता, मैं तो सालों से पढ़ ही रहा हूँ, तो मेरे लिए इसमें कुछ नया जानने को नहीं। लेकिन मेरा मेल देख के आप अपनी झोपड़ी मत जलाओ, आराम से पढ़ो, चीज़ों को सीखो। दूसरा एक मामला है कि तमिलनाडु के DMK पार्टी के एक लीडर ने यह कहा है कि संसद में सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो मेरा समर्थन करते हैं वो आ जाओ, और हम लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक प्रस्ताव रखते हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को हटा दो, क्योंकि वो सब विकास के कामों में अड़चन डाल रहे हैं। कांग्रेस मतलब वो जो भी उसकी DMK BJP की तू में चल रही। प्रश्न ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो जवाब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में गवर्नर को इम्पीच करने की बात नहीं है।
उसका महाभियोग हो नहीं सकता। दूसरा, गवर्नर को हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह दे तब हट सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद और वो भी विपक्ष के सांसद, वो प्रेसिडेंट को बोले और वो हटा सके, ऐसा तो है नहीं। तीसरा, क्या ये बात है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी भी मन आए तो हटा सकते हैं? तो अलग अलग कोर्ट जजमेंट यहाँ पर उन्होंने कोट किए हैं कि जब भी प्रेसिडेंट को मज़ा नहीं आए तो वो गवर्नर को हटा सकते हैं, लेकिन और उसके लिए कुछ कारण देना भी प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई तुमको मैं क्यों नौकरी से हटा रहा हूँ। हालांकि आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस एंड अनरीजनेबल तरीके से, मतलब मन माने तरीके से कभी भी ऐसे ही आप हटा दो जिसमें बदमाशी की भावना टपक रही हो, तो वो उचित नहीं होगा। ऐसे केस में अगर गवर्नर कोर्ट में जाके न्याय मांगता है तो कोर्ट प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से हिसाब मांग सकती है कि भाई इसको क्यों निकाला। दूसरी बात, केंद्र सरकार में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार हट के बीजेपी की आती है और कांग्रेस सरकार ने अपने ज़माने में जितने गवर्नर अपॉइंट किए थे उन सबको क्या बीजेपी हटा सकता है? वैसे हटा तो सकता है, लेकिन वही आर्बिट्रेरी और कैप्रिशियस मैनर में नहीं। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं हमारी सरकार की नीतियाँ और आइडियोलॉजी अलग हैं और आप उससे सहमत नहीं इसलिए आपको हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ऐसा भी नहीं बोल सकती कि बस आपको हटा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि आप हमारी जो भी कांग्रेस या बीजेपी की पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। जो भी है उसका न्यायोचित कारण देना होगा कि क्यों हटाया जा रहा है। तीसरी केस स्टडी है, याद करो, ईला भट्ट जो एक सोशल वर्कर थी, उनका देहांत हुआ, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। अब कुछ साल पहले यूपीएससी मेंस पेपर में एक प्रश्न आया था, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ में, वीमेन इश्यूज़ के बारे में, कि महिलाओं के संगठन में पुरुषों की मेंबरशिप को भी अलाउ करना चाहिए, इस पर कुछ विचार रखो। अब यहाँ पर जो चीज़ है उसमें से हमें जानने को मिलता है कि क्यों महिला संगठनों में पुरुषों की हाजिरी नहीं होनी चाहिए। कुछ मामला ऐसा था, 1960s के ज़माने में अहमदाबाद में कुछ कपड़ा मिल, टेक्सटाइल मिल बंद हो गए, तो वहाँ जो पुरुष थे उनकी नौकरियाँ चली गई और फिर घर चलाने की, पैसा कमाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई कि वो जाके बाज़ार में कोई सब्जी फ्रूट बेचे, कुछ कपड़े सिलाई का काम करे, अमीरों के घर में जाके बर्तन धोएं, इधर उधर कुछ छोटे मोटे मजदूरी करे, कचरा उठाएं, रैग पीकर और वो रिसाइकलिंग कंपनी को बेचे, ऐसा सब। अब ऐसी स्थिति में वो महिला थोड़ा बहुत कमाती होगी जिसमें से वो अपने घर चलाने के लिए पैसा दे, लेकिन कई बार कि वो पति जिसकी नौकरी चली गई है टेक्सटाइल मिल से, उसको शराब और जुए की लत लगी हो और वो फिर पैसा उड़ाते रहे और वो डिप्रेशन में है और इसलिए मुझे और पैसा उड़ाना है जुआ खेल के वगैरह। तो ईला भट्ट ने एक संस्था खोली, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा, कि 10 रुपये की मेंबरशिप फ़ी दे के ये सब महिलाएं मेंबर बन सकती हैं। उसके बाद उनको अलग अलग मदद दी जाएगी कि स्किल ट्रेनिंग, कपड़े सिलाई कैसे करनी है, ये पापड़ अचार वगैरह कैसे बनाना है, और फिर उसको बेचा जाएगा और उसमें उसको पूरा सपोर्ट मदद की जाएगी। कि जैसे वो कपड़े सिलाई करे तो इन्होंने एक ब्रांड बनाई हंसीबा, और फिर वो फ्रांस और ब्रिटेन में बेची जाए। या फिर कि ये जो फ्रूट वेजिटेबल का काम करती हो तो वो सब भी बेचने के लिए अलग अलग बड़े दुकानदारों के साथ नेटवर्क किया जाए। जो आगे बढ़ के कोरोना में उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, अनुबंध। और ये जो काम 70s के ज़माने से चल रहा है, उसी को देखते हुए फिर अलग अलग जो बाद में योजनाएं आई, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके अंदर ये महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, उसको अचार पापड़ ये सब बनाने की ट्रेनिंग देंगे, बैंक से लोन देंगे और उसको मदद करेंगे। तो ये सब उसी सेवा मॉडल से इंस्पायर है। या फिर कि जो कोरोना के बाद PM स्वनिधि स्कीम आई, कि जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये का लोन देंगे, वो भी सब इसी से इंस्पायर है। ये सब माइक्रो फाइनेंस। आप कहें ये सब का सीधा क्या उद्देश्य है? भाई आपके दिमाग में ये विजन बैठेगी तो मेंस पेपर 2 में कई बार पूछा गया माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसका क्या महत्व है और कैसे वो महिला सशक्तिकरण करता है, तो यही इसके आगे पीछे बोल बच्चन करनी। अब अपना ओरिजिनल प्रश्न कि क्या ऐसी संस्थाओं में महिलाओं की ये जो संस्था उसमें पुरुषों की हाजिरी होनी जरूरी है कि नहीं। तो ईला बहन ने कहा कि शुरू में उनको लगता था कि हाँ, अपनी ये वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सेवा है उसमें कुछ पुरुषों को भी मेंबरशिप देते हैं ताकि अपनी संस्था का वजन बढ़े। कोई बड़ा सा कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई नेता हो, कोई पढ़ा लिखा बड़ा प्रोफेसर हो। लेकिन बाकी महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिलाओं का ये कहना था कि ये पुरुष आएंगे तो वही सब कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और उनकी ये जो कि हमें ये ठीक लगता है तो ऐसा ही करो, इट विल क्रिएट टेंशन। दूसरा, पुरुषों की हाजिरी आएगी तो उसको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिसाब किताब पता चल जाएगा कि ये महिलाएं कितना पैसा कमाती हैं और अपने घर वालों को क्या वो सारे का सारा पैसा देती हैं या थोड़ा ही पैसा दे रही हैं। तो उन सब के चलते उनकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है और घर में जो टेंशन चलते हो कि मुझे दारू और जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, वो सब में भी प्रॉब्लम आ सकते। सो वीमेन वांटेड टू कीप देयर अर्निंग्स एंड सेविंग्स प्राइवेट
if not secret from men. They felt if men were around, they would dominate and create tensions. हाँ, तो ये सब गौर करने के मुद्दे केस स्टडी में भी कहीं कोट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है और उसमें वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है और कुछ झंडे वाले सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इसमें मेल मेंबरशिप ऑल्सो नीड टू बी एनकरेज्ड, सो देन व्हाट विल यू डू। तो अब ये कारण है, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में यू कैन टेक सेफ एंड राइट डिसीजन बाय गोइंग थ्रू प्रीसेडेंस। पहले इतिहास में क्या हुआ था उसका सबक लेके क्या करना चाहिए। जब भी आप ऐसा करें तो आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कोर्ट में, विजिलेंस कमीशन में आप अपने को बचा सकते हैं। तो हमेशा हाँ कागज़ पे लिख दो कि भाई सेवा मॉडल था, सक्सेसफुल हुआ, ये इलाबेन भट्ट को इतने सारे अवार्ड मिले, मैग्सेस अवार्ड वगैरह, और उनका ये मॉडल था तो उससे हम इंस्पायर हैं और कर रहे हैं। तो फिर जो भी उसमें कंप्लेन आया ये वो ऑलवेज यू आर प्रोटेक्टेड कि मेरा डिसीजन तो रैशनल था, न्यायोचित था, तार्किक था वगैरह वगैरह। और इसी के चलते कोई भी कलेक्टर या ऑफिसर की एक और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ही शुड बी अ वोरेशियस रीडर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की उसने बहुत पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो सब ऐसा जान सके क्या हुआ था एंड सो ऑन। पेज 13 इंटरनेशनल रिलेशन, तो वही सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, इमरान खान पर हत्या की साजिश, अमेज़ॉन का मालिक जेफ बेजोस, तो उसके बंगले में जब वो हो तो कोई भी मेरा नौकर ड्राइंग रूम से गुजरना नहीं चाहिए और वो लोग लॉन्ड्री रूम की खिड़की से बाहर निकल के जाएं, मुझे दिखने नहीं चाहिए। इतना उसका राजावाद और सामंतशाही चल रही थी। लेबनान, सीरिया, इराक में कॉलेरा की प्रचंड महामारी फैल चुकी है। WHO का बयान आया कि कॉलेरा थ्राइव्स इन पॉवर्टी एंड कन्फ्लिक्ट बट इट इज़ टर्बोचार्ज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के चलते, वैसे आप जाइए टाइफॉइड, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, ये गरीबी जहाँ पर है, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो मतलब वो सड़क, पानी, साफ सफाई सब नहीं होगी, तो ये सब रोग तो होते ही हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में पीरा रूका नाम की मछली, जिसको अरापाइमा भी कहते हैं, जो 200 किलो तक बड़ी हो सकती है। पहले लोगों को लगा कि लुप्त हो गई, लेकिन ये वापस उसको देखा गया है। इसका मतलब कि वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का जो काम चल रहा था वो ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए इसकी वापस हमें हाजिरी मिली। ऑन दी अदर हैंड केन्या में इतना ज़ोरदार अकाल पड़ा है, ड्राउट कंडीशन, कि जीब्रा और जिराफ पानी की किल्लत में मर गए हैं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी तक, कुछ काम का नहीं। इलॉन मस्क वो ट्विटर में से लोगों को नौकरी निकालने के लिए सुबह 4 बजे ईमेल भेज रहा है, और फॉरेक्स रिजर्व कितना अप डाउन हुआ, और यही सब इधर उधर, कुछ खास नहीं है। पेज 15 और 16 स्पोर्ट्स में एक जानने लायक चीज़ है, स्पोर्ट्स एथिक्स एंड। मित्रों, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर वसीम अकरम, उसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी आ रही है सुल्तान, और उसमें लिखा है कि मैं गलत लोगों की सोबत में आ गया था जब मैं ये टेलीविज़न कमेंट्री का काम करता था, क्योंकि साउथ एशिया में आपको अगर शोहरत मिलती है तो वो आपको करप्ट कर देती है। इट इज़ ऑल कंज्यूमिंग, सिडक्टिव एंड करप्टिव। तो मैं कुछ पार्टी में गया, कुछ लोगों ने मुझे कोकेन दिलाई, तो मैंने पहले मतलब एक कश मारता होगा, फिर मुझे इतनी लत लग गई कि मुझे दिन में काम भी करना हो तो कोकेन लेना पड़े। और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन मैं समझा नहीं। उसकी वाइफ उसको बोलती थी कि हम लोग कराची छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कराची में इसके ये सब गलत दोस्त थे जिसके साथ ये ऐसी पार्टी करता था। लेकिन वसीम अकरम नहीं, मुझे तो कराची में ही रहना है। करते करते फिर उसकी ये वाइफ हुमा मर गई, फिर उसको बुद्धि आई कि भाई कोकेन की लत गलत है वगैरह, और फिर वो सुधर गया। पर वो वही सुधर गया, तब तक तो वाइफ भी चली गई। ये आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका। रंडवा होने के बाद बुद्धि है, उसका कुछ काम नहीं है। एग्ज़ाम, प्रीली में एग्ज़ाम का 6 महीना बाकी, और फिर बुद्धि है कि यार मैं तो 1 साल से अपने माँ बाप को बोल रहा हूँ कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, बट आई हैव नथिंग टू शो फॉर इट। पिछले 6 महीने तो मेरे ऐसे ही टाइम पास में चले गए बाबू सोनागिरी में, और बिना कुछ पढ़ाई लिखाई के, या जो भी पढ़ाई मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो भाई तुम सिस्टेमेटिकली पढ़ो, एक्सेल फाइल और एक कैलेंडर बना के कि मैं रोज़ क्या पढ़ रहा हूँ, उसका क्या आउटपुट है, एग्ज़ाम के लिए कितना रेलेवेंट है, ये किताबें पढ़ी कि नहीं वगैरह। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना ये वसीम अकरम जैसा अफसोस ही रह जाएगा कि वो कोकेन की लत छूट जाए, लेकिन वाइफ उसके तब तक चली गई है। आप एग्ज़ाम सब फेल हो जाओ, फिर बुद्धि है कि मुझे तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी थी, लेकिन फिर आपकी ये जो अटेम्प्ट खत्म हो गई। एनीवे, सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।